हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट पिन पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। रसायन विज्ञान का यह दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में भी हम लोग पहले तथ्यों को पढ़ेंगे और फिर उन तथ्यों से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी पदार्थ की जो अवस्था होती है वो उसके अणुओं की व्यवस्था पर निर्भर करती है। अब जब उनके अणुओं की व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो फिर उस पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। तो अणुओं की जो यह व्यवस्था में जो परिवर्तन होता है यह ताप को बढ़ा करके या फिर ताप को घटा करके की जाती है। जब पदार्थ की ताप को बढ़ाया या घटाया जाता है तो उनके अणुओं की व्यवस्था में परिवर्तन आ जाता है, और जैसे ही उनके अणुओं की व्यवस्था में परिवर्तन आता है स्वाभाविक रूप से उनके अवस्था में परिवर्तन आ जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। पहला पॉइंट हमारे लिए क्या है? द्रवनांक। द्रवनांक क्या होता है? तो किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई ठोस द्रव्य में परिवर्तित होता है, यानी कोई ठोस है और किसी ताप पे वह ठोस, यानी जिस ताप पे वह ठोस द्रव्य में बदलता है वह ताप उस ठोस का द्रवनांक कहलाता है। ठीक है, तो द्रवनांक तो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा हिमांक। हिमांक क्या होता है? किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है, उस ताप को, जिस पर कोई द्रव जमना प्रारंभ करता है, जमना शुरू करता है, उस ताप को उस द्रव्य का हिमांक कहा जाता है। अर्थात सभी द्रव्य का जो हिमांक होता है, यानी सभी द्रव्य का जो जमने का तापमान होता है, जहाँ से वह द्रव जमना प्रारंभ करता है वो अलग अलग होता है। वैसे ही सभी ठोस पदार्थों का जो द्रवनांक होता है, अर्थात जहाँ से वह ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होना प्रारंभ होता है, वो क्या होता है? अलग अलग होता है। अर्थात किसी पदार्थ के लिए कुछ और होगा उनका द्रवनांक, किसी पदार्थ के लिए कुछ और होगा। ठीक है, तो ये हो गया द्रवनांक और हिमांक। अब इनसे संबंधित कुछ और जो तथ्य हैं उनको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, पहला क्या है? नियत दाब पर जब तक पदार्थ गलता रहता है तब तक ताप स्थिर रहता है। अर्थात कोई ठोस वस्तु है, ठीक है, अब जैसे कोई ठोस, मान चलिए बर्फ है। अब जब बर्फ के ताप को बढ़ाया जाता है तो क्या होता है? एक निश्चित तापमान जब इस बर्फ की हो जाती है तो उस तापमान के बाद यह बर्फ जो है जल में कन्वर्ट होना प्रारंभ करती है। ठीक, वह निश्चित तापमान जिस पर बर्फ जल में कन्वर्ट होना प्रारंभ हो रही है वो हो गया द्रव्यनांक। अब जब तक ये पूरा बर्फ का टुकड़ा जो ठोस अवस्था में है पूरा का पूरा द्रव अवस्था में नहीं बदल जाएगा तब तक उसका जो द्रव्यनांक है वो वही बना हुआ रहेगा। ठीक है, यह जो कथन है उसका यही तात्पर्य है कि जब तक ठोस पूरी तरीके से द्रव्य में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, अर्थात द्रव्य में कन्वर्ट होने तक उस वस्तु के, उस पदार्थ के, उस ठोस के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो स्थिर बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि सामान्यतः पदार्थ का द्रव्यनांक एवं हिमांक का जो मान होता है वो बराबर होता है। ठीक है, अर्थात जैसे हम अगर जल की बात करें तो जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वह जमना प्रारंभ करता है और बर्फ़ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलना प्रारंभ करता है। बस अंतर क्या है कि जब बर्फ़ अवस्था में है, जब बर्फ़ अवस्था में है तो उसमें अगर थोड़ा सा भी ताप बढ़ गया, यानी ताप में थोड़ी सी भी वृद्धि हो गई तो क्या होगा? वह ताप जो वृद्धि हुई है बर्फ़ में गुप्त ऊष्मा के रूप में संचित होते जाएगा और फिर बर्फ़ वहाँ से क्या होगा? द्रव्य में कन्वर्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक, अब वही द्रव्य 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वो
बर्फ से द्रव में कन्वर्ट हो गया। द्रव का अभी तापमान 0 डिग्री है, ठीक है। अब 0 डिग्री से इस द्रव का तापमान जैसे ही 0 डिग्री से इस द्रव का तापमान जैसे ही 0 डिग्री से थोड़ी सी भी अगर कम हम करते हैं तो फिर से ये पुनः ठोस अवस्था में बदल जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से हम यह समझ सकते हैं कि किस जो पदार्थ है उस पदार्थ का जो द्रव्यनांक होता है और जो हिमांक मान होता है वो दोनों बराबर ही होता है। बस अंतर क्या है कि द्रव्यनांक मान जो है उसमें अगर थोड़ा तापमान में वृद्धि कर दिया जाए तो क्या होगा, वो जो ठोस अवस्था में है वो द्रव में बदल जाएगा। अगर पहले से द्रव में है तो उसके तापमान में थोड़ी सी कमी कर दी जाए तो वह फिर द्रव अवस्था से फिर से क्या हो जाएगी, ठोस, अर्थात वो जमना प्रारंभ कर जाएगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अशुद्धि की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रव्यनांक दोनों का दोनों क्या होता है, कम हो जाता है। अगर अशुद्धि मिला दी जाए तो पदार्थ का हिमांक और द्रव्यनांक दोनों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हिमकारी मिश्रण। हिमकारी मिश्रण क्या होता है, तो किसी ठोस को उसके द्रव्यनांक पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी जो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। यह ऊष्मा साधारणतः बाहर से मिलती है। जैसे अगर उदाहरण से इसको अच्छे से समझ सकते हैं हम लोग हिमकारी मिश्रण को, कि जैसे देखिए आइसक्रीम जमाने के लिए नमक और बर्फ़ यानी नमक का 1 भाग और बर्फ़ के 3 भाग को मिलाया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, उस पूरे मिश्रण का जो होता है, देखिए इस पॉइंट में हम लोग क्या पढ़े कि अशुद्धि की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रव्यनांक दोनों क्या होता है, कम होता है। तो अशुद्धि का क्या मतलब हुआ कि कोई शुद्ध पदार्थ है उसमें कोई दूसरा पदार्थ मिला दिए तो वो अशुद्ध अवस्था में हो गया। तो ये भी वही अशुद्धि की ही स्थिति है। तो इस अवस्था में क्या होता है, उसका हिमांक घट जाती है। क्या होता है, उसका हिमांक घट जाती है, ठीक। तो इस प्रकार के पदार्थ को ही हिमकारी मिश्रण कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो जैसे आइसक्रीम जमाने के लिए नमक और बर्फ़ का अनुपात 1:3 होता है, जिससे उस पूरे मिश्रण का टेम्परेचर घट के कितना हो जाता है, -22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो यह जो उदाहरण है आइसक्रीम जमाने के लिए नमक और बर्फ़ का, यह हिमकारी मिश्रण का उदाहरण हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है द्रव्यनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो द्रव्यनांक पे दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए जिस पदार्थ का आयतन गलने पर बढ़ता है उसका द्रव्यनांक भी दाब बढ़ने के साथ बढ़ता है। अर्थात कोई पदार्थ है वो गली, तो जब वो गलती है तो उसके आयतन में अगर वृद्धि हो जाती है तो इस प्रकार का पदार्थ दाब बढ़ने के साथ इसकी क्या होगी, दाब बढ़ने के साथ इसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा। तो इसको ऐसे हम याद रख सकते हैं कि आयतन गलने पे बढ़ रही है तो फिर उसका जो है द्रव्यनांक भी क्या होगा, दाब बढ़ने पे बढ़ेगी, ठीक। दूसरा पॉइंट है कि जिस पदार्थ का आयतन गलने पे घटता है उसका द्रव्यनांक दाब बढ़ने के साथ घटता है। तो यहाँ द्रव्यनांक दाब बढ़ने के साथ क्या होगा, घटेगा, अर्थात उसका जस्ट अपोजिट हो गया। यानी अगर आयतन गलने पे घट रही है तो द्रव्यनांक क्या होगा, दाब के बढ़ने पे घटेगी, द्रव्यनांक दाब के बढ़ने पे घटेगी। अब उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण क्या है, बर्फ़। बर्फ़ देखिए, बर्फ़ क्या होता है ठंड के दिनों में। ये तो उदाहरण हम लोग देखें कि 1 गिलास पानी को आप फ्रीज में रख दीजिए, पूरा गिलास को पानी से भर करके, तो जब वो बर्फ़ बनेगी तो आप देखिएगा कि गिलास के ऊपर यानी बर्फ़ की जो ऊपरी सतह है वो गिलास से ऊपर उठी हुई है। गिलास की जो सतह, पानी की सतह थी पहले जिस समय आप डाल रहे थे और जिस समय आप बर्फ़ निकाल रहे हैं, ये देखिएगा थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। तो इससे हम क्या देखते हैं
कि द्रव अवस्था में उसका आयतन कुछ और था, लेकिन जब वो जम गई तो उसका आयतन थोड़ा क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस प्रकार का पदार्थ जिसका कि आयतन गलने पर घटता है, अर्थात आयतन जो है जमने पर बढ़ गया। तो जिस पदार्थ का आयतन जमने पर बढ़ गया उसका द्रवनांक क्या हो जाएगा, दाब बढ़ने पे घटेगा। जैसे देखिए बर्फ का, यानी यदि हम बर्फ का दाब बढ़ा देंगे तो फिर उसका गलनांक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। इसके अलावा और उदाहरण है, मेन उदाहरण से ही क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि बर्फ हो गया, ढलवा लोहा हो गया, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल आदि। तो ये सब ऐसे हैं जिनका कि आयतन क्या होता है, गलने पे घटता है। अर्थात जब ये सारी चीज़ें जमती है तो इसके आयतन में वृद्धि होती है, जमने के बाद इसके आयतन में बढ़ोतरी होती है, आयतन थोड़ी बढ़ जाती है। और इसलिए चूँकि ये जमने के बाद इसके आयतन में वृद्धि होती है तो इसलिए इन सब पदार्थ को हम लोग सांचे में ढाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इन सब पदार्थ को द्रव अवस्था में सांचे में रखी जाएगी और सूखने के बाद वो क्या होगा, उस सांचे का जो एकदम बिल्कुल आकार है उसको वो जैसा सांचे का आकार है बिल्कुल उस आकार में ही ये सारी वस्तुएं ढल जाएगी। इसीलिए जिस पदार्थ का आयतन गलने पर घटता है अर्थात जमने पर बढ़ता है, उसी पदार्थ को हम लोग सांचे में ढाल सकते हैं। और इस सारे पदार्थों को कहा जाता है मुद्रण धातु। मुद्रण का मतलब यही होता है कि जिसको हम लोग सांचे में ढाल सकते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए चांदी और सोना। तो चांदी और सोना में ऐसा गुण नहीं होता है, ठीक। तो इसलिए जो है चांदी और सोना को ढाला नहीं जाता है, बल्कि सोना और चांदी की जो आकृति होती है उस पे केवल मुहर लगा दिया जाता है ऊपर से। ठीक है, उसको हम ढाल नहीं सकते हैं, सोना और चांदी को ढाला नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो है गलने पर इसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है, अर्थात जमने पे इसका आयतन घट जाता है। ठीक है, अब जब जमने पे सोना और चांदी का आयतन घट रहा है तो जिस सांचे में उसको रखा जाएगा उस सांचे का आकार कभी ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग ढाल नहीं सकते हैं, क्योंकि सांचे का आकार ले ही नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मिश्र धातुओं का द्रवनांक अपने अवयवी पदार्थ के गलनांक से कम होता है। अब इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इसके पहले वाले स्लाइड में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अशुद्धि मिलाने से जो है पदार्थ का गलनांक और द्रवनांक दोनों कम हो जाता है। तो अशुद्धि मिलाए जब हम, तो स्वाभाविक रूप से है कि वो क्या बन गया, मिश्र धातु। अगर कोई धातु है तो स्वाभाविक रूप से वह मिश्र धातु बन गया। अब जब वो पॉइंट क्लियर है कि अशुद्धि मिलाने से उसका द्रवनांक और गलनांक कम हो जाता है, तो स्वाभाविक है कि जो मिश्र धातु बना है वो तो किसी न किसी बाहरी तत्व को मिलाने से ही बना है, दूसरे में मिलाने से ही। तो एक तत्व को दूसरे तत्व से मिलाया गया है, तो अब जो बना है तत्व यानी जो मिश्र धातु बना है उनका द्रवनांक, इसका जो अवयवी तत्व है जिससे मिल करके ये बना है उससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या होता है, द्रव से वाष्प में परिणत होने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। अर्थात कोई द्रव है, किसी भी ताप पे वो जब वाष्प में परिवर्तित होने लगती है तब इस क्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण क्रिया है, ठीक है। जब कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होने लगती है तो उसे हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं, चाहे वो कोई भी ताप हो। ठीक, वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होता है वाष्पन और दूसरा होता है क्वथन। यानी वाष्पन वाष्पीकरण की क्रिया है और क्वथन भी क्या है, वाष्पीकरण की क्रिया है। अर्थात वाष्पन में भी द्रव गैस में परिवर्तित, वाष्प में परिवर्तित होती है, और क्वथन में भी क्या होता है,
द्रव वाष्प में परिवर्तित होती है। ठीक है, यानी वाष्पीकरण का दो भाग है, वाष्पन और क्वथन। तो समझते हैं क्या है ये दोनों। वाष्पन, वाष्पन क्या है, देखिए क्वथनांक से कम तापमान पर, यानी क्वथनांक पढ़े, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। यानी किसी द्रव का जो क्वथनांक है उससे कम के तापमान, उससे नीचे के ही तापमान पे अगर वह द्रव वाष्प में बदलना प्रारंभ कर देता है तब इस प्रक्रिया को वाष्पन कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो वाष्पन है वो किन किन बातों पे निर्भर करती है, यानी वाष्पन की जो क्रिया है वो किन किन बातों पे निर्भर करती है। तो देखते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं जिस पे वाष्पन क्रिया निर्भर करती है। तो पहला है क्या कि क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही तेज होगी। अर्थात जैसे मान के चलिए कि कोई द्रव है, ठीक है, अब उसका जो है क्वथनांक 100 डिग्री है। ठीक है, तो स्वाभाविक है इसके नीचे के तापमान पे ही अगर वह द्रव वाष्प में बदल रहा है तो उसको वाष्पन बोलेंगे। तो ये क्वथनांक का मान जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया क्या होगी, उतनी ही तेज होगी। ठीक, दूसरा पॉइंट है द्रव का ताप अधिक होने पर, यानी जो द्रव है अगर उस द्रव का ताप अधिक है तो भी वाष्पन की क्रिया क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी जो द्रव है, द्रव का जो ऊपरी सतह है, जो खुला हुआ सतह है, वो जितना अधिक होगा, यानी जैसे मछली ये कोई पात्र है और इसमें द्रव रखी हुई है, और ये भी कोई पात्र है और इसमें भी द्रव रखी हुई है, तो इन दोनों पात्र को हम देखें तो इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है ये क्या है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कम है। इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल से क्या है, कम है। तो वाष्पन की क्रिया कहाँ ज़्यादा होगी, जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा है वाष्पन की क्रिया, वाष्पन की दर वहाँ क्या होगी, तेज होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द्रव के पृष्ठ पर वायु के बदलने से, वायु दाब कम होने से, अर्थात जो द्रव है, ठीक है, तो द्रव का जो ऊपरी भाग है, जो पृष्ठ है, अगर उस पृष्ठ पे वायु बदलती है, बार बार वायु बदल रही है, वायु दाब अगर कम है और वाष्प दाब कम होने से वाष्पन की दर बढ़ती है। यानी ये कोई पात्र है और इसमें द्रव रखे हुए, ठीक है। अब अगर इसके ऊपर जो, यानी इसके ऊपर जो वायु है, अगर वो वायु तेजी से बदलती है, ये जो वायु है वो तेजी, इसके ऊपर जो वायु है अगर वो तेजी से बदलती है, तेजी से मूव करती है, तो फिर इसमें जो रखी हुई द्रव है वो तेजी से वाष्प में परिवर्तित होगी। ठीक है, इसी का दूसरा पॉइंट क्या है, वायु दाब अगर कम हो, यानी जो ऊपर से जो वायु का आयतन अगर कम हो, यानी वायु दाब अगर कम हो, तो इस स्थिति में भी इस जल का वाष्पन क्या होगा, तेज होगा, कम होने पर। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि यदि वाष्प दाब कम हो, अर्थात कि ये पात्र है और इसमें जो जल है वो वाष्प में बदल गया, ठीक, अब वो जो वाष्प है वो वहीं नहीं रहे, बल्कि ये वाष्प क्या हो, यहाँ से हट जाए, तो स्वाभाविक है जब ये वाष्प यहाँ से हटेगी तो ये इस वाष्प का जो दाब है इस पे कम ही पड़ेगा। तो जब इस वाष्प का दाब जो है नीचे कम पड़े, इस वाष्प का दाब जो है नीचे कम पड़ेगा, तो फिर इस स्थिति में जो वाष्पन की दर होगी, जो ऊपर जो वाष्प जाएगी वाष्पन की, वो क्या होगी, तेज होगी। ठीक है, तो फिर से एक बार इस पॉइंट को केवल पढ़ लेते हैं, क्या है कि वाष्पन की दर जो है वो निर्भर करती है इन पॉइंट पे। पहला क्या है कि क्वथनांक जितना कम होगा द्रव का वाष्प दर उतना ही तेज होगा। दूसरा क्या है
कि द्रव का ताप जितना अधिक होगा वाष्प दर उतना अधिक होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वाष्पन की दर उतनी तेज होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलता रहे, वायु दाब अगर कम हो और वाष्प दाब कम हो तो इन तीनों ही स्थिति में वाष्पन की दर क्या होगी, तेज होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, वाष्पन। वाष्पन को समझने के बाद हम लोग थोड़ा क्वथनांक को समझ लेते हैं। क्वथनांक क्या होता है, तो नियत दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव्य उबलकर वाष्प में परिवर्तित होता है उस तापमान को क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, यानी किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह द्रव उबलकर वाष्प में बदलता है उस तापमान को हम लोग क्वथनांक कहते हैं। जबकि इस क्रिया को क्या बोलेंगे, क्वथन बोलेंगे। यानी क्वथनांक की जो यह क्रिया हो रही है, क्वथनांक क्या है, क्वथनांक उस ताप का मान है जिस पर कि द्रव उबलकर गैस में परिवर्तित होता है। जबकि यह प्रक्रिया कि एक निश्चित तापमान पर अर्थात क्वथनांक पर गैस द्रव का गैस में बदलना क्वथन कहलाता है। क्वथन प्रक्रिया हो गया और क्वथनांक वह तापमान हो गया। ठीक, अब इससे भी संबंधित कुछ पॉइंट है। दाब बढ़ने से, अगर दाब बढ़ती है तो द्रव का क्वथनांक बढ़ता है और दाब घटेगी तो द्रव का क्वथनांक घट जाएगा। यानी यदि दाब, जैसे देखिए प्रेशर कुकर इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। तो प्रेशर कुकर में होता क्या है, तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर कुकर में जो होता है गैस का दाब क्या होता है, प्रेशर कुकर में जैसे ये कोई सामान रखी हुई है तो प्रेशर कुकर के अंदर जो वायु बनती है उस वायु का ताप के माध्यम से वो गर्म होती है, जिसके वजह से उस वायु का दाब बढ़ने लगता है। और जब उस वायु का दाब बढ़ता है तो फिर इस जल का भी क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक, बहुत जल्द बहुत तेज़ी से क्वथनांक इसका बढ़ने लगता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। अब ये क्वथनांक इतना बढ़ जाता है कि इसमें रखी हुई जो चीज़ होती है उसको उतना ताप या ऊर्जा मिल जाता है जिससे कि वो चीज़ें क्या होती है, आसानी से पक जाती है। तो प्रेशर कुकर में मेनली यही होता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर में दाब तेज़ी से बढ़ता है और दाब तेज़ी से बढ़ने से क्वथनांक ज़्यादा हो जाता है और क्वथनांक ज़्यादा होने से क्या होता है, यानी तापमान की दर बढ़ जाती है और इससे जो होता है उसमें रखा अनाज को उतना ताप मिल जाता है कि वो आसानी से पक जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर हम किसी द्रव में अशुद्धि मिला देते हैं तो अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कोई अशुद्धि अगर हम मिला दिए तो द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। तो क्वथनांक दो चीज़ों से बढ़ती है। पहली क्या होगी, अगर दाब बढ़ी, यदि दाब को बढ़ाया जाए तो क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर अशुद्धि मिला दी जाए तो क्या होगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। ठीक, जबकि द्रवनांक और गलनांक में क्या था, अशुद्धि अगर मिलाते हैं तो गलनांक और द्रवनांक क्या हो रहा था, घट जा रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पदार्थ के अवस्था परिवर्तन से संबंधित जो टर्मोलॉजी था उसको अच्छे से समझने का प्रयास किया। अब इन्हीं से संबंधित MCQ की ओर हम लोग बढ़ते हैं और कुछ जो पॉइंट तथ्य में छूट गए हैं MCQ को बनाते बनाते भी क्लियर होंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं आज का अपना MCQ स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचाई बढ़ने पर पानी के 100 डिग्री से नीचे के तापमान पर उबलने का क्या कारण है। तो देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ऊंचाई बढ़ने के साथ द्रव का जो क्वथनांक है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। नहीं, इसके पहले के तथ्यों में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर क्या पढ़ा कि
यदि द्रव का दाब बढ़ाया जाए, यानी यदि द्रव का दाब बढ़ाया जाए, दाब में यदि वृद्धि होती है तो इसके क्वथनांक में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है, तो देखिए जब ऊंचाई बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है दाब घटती है, और हम लोग क्या जानते हैं, दाब बढ़ने के साथ जो है द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, अर्थात दाब घटने के साथ जो है द्रव का क्वथनांक क्या होगा, घटेगा। क्वथनांक मतलब क्या, उबलने का जो तापमान है उस द्रव का वो नीचे आ जाएगा। तो स्वाभाविक है, चूंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है दाब कम होती है, और दाब कम होने से उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, वायुमंडलीय दाब का कम होना। ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होती है, वायुमंडलीय दाब कम होती है, और इसकी वजह से जो है वायुमंडलीय दाब जब कम होती है तो उस द्रव का क्वथनांक भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सही आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ का दाब बढ़ने से उसका गलनांक, अर्थात अगर हम बर्फ पे दाब बढ़ाए तो उसके गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए क्या पढ़े हैं कि जिस वस्तु का आयतन गलने पे घटे अर्थात जमने पे बढ़े, उसका गलनांक दाब बढ़ने पे क्या होगा, घटेगा। दाब बढ़ने पे क्या होगा, घटेगा। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए, अर्थात बर्फ पर दाब बढ़ने पे उसका गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। तो देखिए द्रव का क्वथनांक है, क्वथनांक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अशुद्धि मिलाया जाता है तो गलनांक और हिमांक ये दोनों कम होता है, लेकिन क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो अशुद्धि मिलाने से उसके क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए, बढ़ती है। अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सांचा में ढालने योग्य पदार्थ है, यानी किस पदार्थ को हम लोग सांचे में ढाल सकते हैं। तो किस पदार्थ को सांचे में ढाला जा सकता है, जो जमने पे जिसके आयतन में क्या हो, वृद्धि हो, तभी तो वो सांचे का आकार ले पाएगा। तो इसमें से किसको सांचा में ढाला जा सकता है, देखिए सोना और चांदी को तो सांचा में ढाला नहीं जा सकता है, और पीतल को हम लोग सांचे में ढाल सकते हैं। पीतल से पहले तांबा को देखते हैं, तांबा को सांचे में ढाला जा सकता है, सोना नहीं ढाला जा सकता है, चांदी ये भी नहीं ढाला जा सकता है, और तांबा और मोम ये क्या होता है, तांबा और मोम जो होता है ये जब जमता है तो इसके आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो तांबा को भी हम लोग सांचे में ढाल नहीं सकते हैं, तो बच कौन जाता है, पीतल। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीतल। पीतल को हम लोग सांचे में ढाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे भी देख सकते हैं पीतल की बहुत सारी बर्तनें बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब कोई ठोस द्रव में बदल रहा होता है तब होता है, यानी ठोस जब द्रव में परिवर्तित हो रहा होता है तब क्या होता है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ कि नियत दाब एवं नियत ताप रहता है, पहला ये चीज़ है। दूसरा क्या है, नियत दाब रहता है लेकिन ताप बढ़ती है। तीसरा क्या, ताप और दाब दोनों बदल रहा होता है। और चौथा ऑप्शन क्या है, ताप तो नियत रहता है लेकिन दाब बदलती है।
तो इस स्थिति में क्या होता है, जब कोई ठोस द्रव्य में बदल रहता है तो नियत दाब पर, यानी दाब तो नियत रहती है, तो नियत दाब पर निश्चित तापमान पर ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, द्रवनांक कहलाता है। और जब वह ठोस पदार्थ द्रव में बदल रही होती है तो उसका द्रव्यनांक जो होता है वो क्या रहता है, निश्चित रहता है, यानी निश्चित ताप रहता है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, नियत दाब एवं नियत ताप, यानी ठोस जब द्रव में बदल रहा होता है तो उसका ताप और दाब दोनों क्या रहता है, नियत रहता है, यानी बदल नहीं रहता है, निश्चित एकदम बना हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, कथन देखते हैं। किसी पदार्थ का द्रव्यनांक एवं हिमांक का मान बराबर होता है, ये कथन तो सही है। दूसरा क्या कि वाष्पन की दर क्वथनांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का क्या मतलब हो गया, व्युत्क्रमानी का मतलब हो गया क्या कि जैसे मान लीजिए वाष्पन है A और क्वथनांक है हमारा B, तो वाष्पन अर्थात A जो हो जाएगा वो 1/B हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि B का मान बढ़ेगा तो ओवरऑल जो ये है अर्थात A का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होगा। A का वैल्यू मतलब A का जो दर होगा वो कम होगा। ठीक, और क्वथनांक का मान अगर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, अगर क्वथनांक का मान बढ़ रहा है तो फिर वाष्पन की दर क्या होगी, वाष्पन की दर कम होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर इसका मान बढ़ा तो ओवरऑल इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अर्थात ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वाष्पन की दर क्वथनांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की दर उतनी ही क्या होगी, तेज होगी, वाष्पन की दर उतनी ही तेज होगी। तो ये भी तो कथन क्या हो जाएगा, हमारा कथन सही ही हो जाएगा, क्योंकि क्वथनांक जितना कम होगा, क्वथनांक की दर जितनी कम होगी वाष्पन की दर क्या होगी, उतनी तेज होगी। तीसरा पॉइंट क्या है, किसी भी ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना, यानी किसी भी ताप निश्चित नहीं है, किसी भी ताप पे अगर द्रव वाष्प में बदल रहा है तो इस घटना को क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। जबकि क्वथनांक के अगर नीचे बदल रहा है तब उस वाष्पीकरण को क्या नामकरण किया गया है, वाष्पन। जबकि क्वथनांक पे हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, क्वथन। जबकि किसी भी ताप पे, चाहे वो क्वथनांक के नीचे हो चाहे वो क्वथनांक का ताप हो, तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। तो इस तरीके से कथन 1, कथन B और कथन 3 क्या है, सही है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस पदार्थ को सांचे में ढाला जा सकता है, किस पदार्थ को, जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़े। तो इसका तो सही आंसर ये हो गया, जो पदार्थ ठोस बनने पे अर्थात जब वो जमे तो आयतन में बढ़ेगा तभी तो वो सांचे का आकार ले पाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि मिश्र धातुओं का द्रव्यनांक अपने अवयवी पदार्थ के द्रव्यनांक से या का डैश होता है। तो जो मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु का जो द्रव्यनांक है, जिन चीज़ों से वह बना है मिश्र धातु, उनके द्रव्यनांक से क्या होता है, हमेशा कम होता है। क्यों, क्योंकि अशुद्धि मिलाने से जो है द्रव्यनांक क्या होता है, द्रव्यनांक और हिमांक दोनों कम होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन A, कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ना इस तरीके से ये सेशन ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले सेशन में फिर अगले टॉपिक के साथ, उसमें भी हम लोग पहले तथ्य को पढ़ेंगे और फिर उन तथ्यों से संबंधित इस तरीके से ही MCQ को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।